ट्वेल्थ वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12th में आए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 संवादीय डिस्कस करेंगे फुल कंसेप्ट के साथ। और इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप लोग ना कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं गद्य खंड से चैप्टर नंबर 4 संवादियाँ। लेखक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? फणीश्वरनाथ रेणु। आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद जन्म और स्थान बहुत ज़रूरी होता है। सन क्या है? 1921। ये बिहार के कौन से गांव के रहने वाले थे? पूर्णिया ज़िला हिंगना गांव। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ? 1921 में हुआ। बिहार के कौन से गांव में हुआ? पूर्णिया ज़िला हिंगना गांव में हुआ। शिक्षा जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेणु जी की आरंभिक शिक्षा नेपाल में हुई। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। रेणु जी की शुरुआती शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की है? नेपाल से प्राप्त की है। इनके कार्य दे रखे हैं, लेखन कार्य, रिटन वर्क दे रखा है। तो 1953 से वो साहित्य सर्जन के क्षेत्र में आए। आप लोग याद रखेंगे कि ये साहित्य सर्जन में कब आए? हिंदी साहित्य क्रिएट में 1953 में। तो उन्होंने इसमें स्टूडेंट्स कहानी, उपन्यास, निबंध आदि विविध साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। आप लोग याद रखेंगे। इन सभी अलग अलग साहित्य में क्या किया है? लेखन कार्य किया है। यानी स्टूडेंट्स, आप लोग इनके विविध यानी अलग अलग लेखन कार्य याद रखेंगे कि इन्होंने कहानियाँ और उपन्यास और निबंध का कार्य किया है। आई होप आप इसे याद रखेंगे। रचनाएं शुरू होती हैं। रचनाओं के नाम आप लोग याद रखेंगे। मेला अंचल, भर्ती परिकथा, कितने चौराहे, ठुमरी अगिनखोर, मारे गए, गुलफाम, ऋण, जलधन, जन, नेपाली क्रांति। तो आप लोग इनके रचनाओं के नाम याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या रही हैं? लेखक आंचलिक कथाकार हैं। आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने साहित्य में अभावग्रस्त जनता की बेबसी यानी जो जनता है, जो लोग हैं, उनकी गरीबी और पीड़ा का वर्णन किया है, यानी इसे रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है स्टूडेंट्स? इनके साहित्यिक विशेषताएं हैं कि जनता की बेबसी, गरीबी और उनकी पीड़ा को रिप्रेजेंट करना ही क्या है? इनकी विशेषता है। ग्रामीण समाज यानी गांव की नई संस्कृति गरिमा प्रदान की है, यानी इन्होंने इनकी विशेषता क्या है कि गांव समाज, जो गांव में रहने वाला समाज है, उनको सांस्कृतिक गरिमा यानी कल्चरल को प्रोवाइड करा है। तो ये सब क्या है? इनके साहित्यिक विशेषताएं हैं जिसे आप याद रखेंगे। भाषा शैली शुरू होती है। इनकी भाषा कैसी है स्टूडेंट? संवेदनशील, संप्रेषणीय है, यानी अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल है और भाव प्रधान है, यानी इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं। आंचलिक शब्दों और मुहावरे का सुंदर प्रयोग, जो किसी क्षेत्र से संबंधित हो। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है और इसके अंदर मुहावरे का सुंदर प्रयोग किया गया है। देशी शब्द के प्रयोग से मानवीय संवेदना की गहरी अभिव्यक्ति की है, यानी स्टूडेंट्स इसके अंदर अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है जो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। उसके अंदर जो मानवीय संवेदना है उसका गहरा अभिव्यक्त हुआ है। तो आप लोग इनकी मृत्यु याद रखेंगे। 1977 में इनकी मृत्यु हुई। विधा क्या है? विधा यानी एक स्टोरी है, कहानी है। तो सबसे पहले मूल संवेदना स्टडी करते हैं। बेसिकली शॉर्ट थीम तो बोला गया है इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं की गहन अभिव्यक्ति हुई। अब ये मानवीय संवेदना क्या है स्टूडेंट्स? यानी जब हमें किसी के दुख को देख कर के हमें खुद दुख होता है, तो उसके अंदर इनकी कहानी में उन मानवीय संवेदनाओं को गहन तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि दूसरे के दुख को देख कर के खुद भी दुखी होना, जिसमें विपिन बेसहारा तथा सहनशील बड़ी बहुरिया की असहाय स्थिति, मानसिक यातना तथा पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो बड़ी बहुरिया हैं उनके बेसहारा स्थिति को, उनकी सहनशील स्थिति को और उनकी असहाय स्थिति को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स, पाठ का सार शुरू होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संवादिया की विशेषता। संवादिया अर्थात संदेशवाहक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि संवादिया से मतलब क्या है? संदेशवाहक, जो
एक दूसरे के संदेशों को पहुंचाता है, जो बिना लालच के संवाद पहुंचाने का काम करता है। यानी उसे कोई भी लालच नहीं है कि वो संदेश दूसरे का पहुंचाए किसी दूसरे तक, तो ये उसका काम करता है। आई होप अब आप लोगों को चैप्टर क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि कहानी का नाम ही यही है, संवादिया। संवाद के प्रत्येक शब्द, अब जो संवाद है उसका हर एक शब्द, उसके इमोशन, उसकी आवाज़ का ध्यान रखते हुए उसी ढंग में जाकर सुनाना संवादिया की विशेषता है कि जिस इंसान ने अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को लिखा है, उसी आवाज़ में जाकर के किसी दूसरे को सुनाना, उसी एक्सप्रेशन में, उसी अनुभव में। तो ये क्या है स्टूडेंट, संवादिया की विशेषता है, जिसे आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गांव के लोग उसे निठल्ला, कामचोर तथा पेटू समझते हैं। अब जो गांव वाले लोग हैं वो संवादिया को समझते हैं कि ये बहुत कामचोर है, निठल्लू है। आगे पढ़ते हैं। आई होप संवादिया आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बड़ी बहुरिया की सामाजिक, आर्थिक तथा मानसिक स्थिति। तो 3 स्थिति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बड़ी बहुरिया की सामाजिक, उनकी सोशल स्थिति, उनकी आर्थिक, उनकी पैसों से रिलेटेड स्थिति को, और उनकी मानसिक यानी उनके ब्रेन की स्थिति को। तो बड़ी बहुरिया की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी। याद रखेंगे आप लोग, पहले की बात हो रही है कि पहले इनकी ये 3 स्थिति बहुत अच्छी थी। हवेली में नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, तभी बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाकर नाइन अपने परिवार का पेट पालती थी। जो नाइन थी वो बड़ी बहुरिया के हाथों में मेहंदी लगाती थी और उसी के खर्चे से उसका परिवार चलता था। किंतु अब उनकी आर्थिक स्थिति, यानी अब बड़ी बहुरिया की पैसों से रिलेटेड स्थिति खराब क्या हो गई है स्टूडेंट्स, काफ़ी ख़राब हो चली थी कि वे अपना गुजारा उधार लेकर ही चला रही थी। अब उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। अब वो अपने घर का गुजारा उधार लेकर के चला रही हैं। इसी दुख में से वे अपने मायके हरगोविंद के हाथ संदेश भेजना चाहती थी। तो जो हरगोविंद है तो वो उसके हाथ अपने संदेश को भेजना चाहती हैं अपने मायके, अपने घर में, क्योंकि वे इसी कारण मानसिक यातना झेल रही थी। क्योंकि वो इन सब से पीड़ित थी कि उनके घर में एक टाइम था जब नौकर चाकरों की भीड़ लगी रहती थी, वो बहुत अमीर थी, बट अब उनकी सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी है। बड़ी बहुरिया का संदेश स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टोरी पूरी क्लियर होती जाएगी। अपने आर्थिक दुख के कारण, यानी वो पैसों से रिलेटेड दुख के कारण अपने मायके हरगोविंद के हाथों संदेश भेजना चाहती हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अब अच्छी नहीं है, वो पहले जैसी नहीं रही है, उनकी स्थिति ख़राब हो चुकी है। इवन उन्हें उधार लेकर के घर को चलाना पड़ रहा है कि भाई आकर उसे लिवा ले जाए, यानी उनका भाई आए और उन्हें यहाँ से लेकर के चला जाए, नहीं तो वे पोखरे में डूबकर जान दे देंगी। वो संदेश में भेजती हैं, अगर वो लेने के लिए नहीं आते हैं तो वो पोखरे में जा कर के अपनी जान ले लेंगी। बथुआ साग खा खा कर कब तक जीऊँ, तो वो कह रही हैं कि मैं बथुआ साग कब कब खा खा के जीऊँ। यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए बथुआ साग ही है। किसके लिए जीऊँ और किसके लिए जीऊँ और किसके लिए जीऊँ, और स्टूडेंट्स यहाँ पर किस लिए लिखा गया है कि किस लिए जीऊँ, तो उनके पास जीने का कोई भी सोर्स नहीं बचा है। तो बोला गया है हरगोविंद की मानसिक स्थिति के बारे में है कि बड़ी बहुरिया के संवाद का एक एक शब्द हरगोविंद के मन में कांटे की तरह चुभ रहा था, क्योंकि ये संवादक है जो संदेशों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो जब जब बड़ी बहुरिया ये संदेश उसको ले जाने के लिए कहती हैं, तो उसके मन में ये सब कांटे की तरह चुभ रहा था कि वे बड़ी बहुरिया की वेदना को, उनकी बेबसी, उनकी पीड़ा और दुख को वो काफ़ी अच्छे से समझ रहा था, जिससे उससे स्वयं मानसिक पीड़ा हो रही थी, यानी उसको खुद भी मानसिक पीड़ा हो रही थी। वे उसके मायके में कैसे संवाद सुनाएगा, क्योंकि वो जो संवाद थे वो बहुत इमोशन से भरे हुए थे।
तो वो खुद सोचता है कि ये मैं संवाद कैसे सुनाऊंगा बड़ी बहुरिया के मायके जा कर के। गाँव वाले उस पर थूकेंगे कि कैसा गांव है जहाँ लक्ष्मी जैसी बड़ी बहुरिया जो है वो दुख भोग रही है, यानी वो बहुत परेशान है। गांव वाले उस पर थूकेंगे। उसके मन में अपने गांव तथा बड़ी बहुरिया की बहुत इज्जत थी। अब जो हरगोविंद था स्टूडेंट, जो संवदिया है, उसके मन में अपने गांव को लेकर के और बड़ी बहुरिया को लेकर के बहुत इज्जत थी कि बड़ी बहुरिया गांव की बहू है, वे बड़ी बहुरिया को गांव छोड़ कर के कैसे जाने दे सकते हैं। तो गांव छोड़कर उसे वो नहीं जाने देंगे। हरगोविंद का संकल्प शुरू होता है यहाँ से कि अपने गांव वापस पहुँचने पर उसने बड़ी बहुरिया के पाँव पकड़ लिए। तो यानी जब वो मायके से वापस आया गांव की तरफ, तो उसने बड़ी बहुरिया के गांव पकड़ ली और माफ़ी मांगते हुए कहा, उसका संदेश ना पहुंचाने की बात कही। तो हरगोविंद ने वह संदेश उनके मायके में जा कर के नहीं सुनाया, क्योंकि उनकी मेंटलिटी क्या थी कि गांव की बहू को हम कैसे जाने दें। वो अपने गांव से बहुत प्रेम करता है संवदिया, और साथ ही स्वयं को उसका बेटा बताते हुए अब जो संवदिया है वो कहता है बड़ी बहुरिया से कि मैं अपना उनको बेटा बताते हुए विकल्प लेता है कि उसकी माँ संभाले। जो बड़ी बहुरिया है वो संवदिया की माँ संभाले और पूरे गांव की माँ समान है। वे आग्रह करता है, यानी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वे गांव छोड़ कर के ना जाए। साथ ही संकल्प लेता है कि अब वे निठल्ला नहीं बैठा रहेगा। जो संवदिया है वो कहता है कि अब मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा, उस गांव में कोई कष्ट नहीं होने देगा। अब वो कहता है बड़ी बहुरिया के लिए कि वो उनके लिए निठल्ला नहीं बैठेगा और उन्हें कोई कष्ट होने नहीं देगा। उसके सभी काम वो खुद करेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इस शॉर्ट समरी आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिससे देखने के बाद चैप्टर और भी क्लियर हो जाता है। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आ चुका होगा कि बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश इसलिए भेजना चाहती थी क्योंकि पति की मृत्यु के बाद, जो उनका पति था वो मर चुका था, उसके बाद तथा भाइयों के द्वारा बंटवारा हो जाने के बाद भाइयों के बीच क्या हुआ स्टूडेंट्स? बंटवारा हुआ। तो वो अपने पैसों से रिलेटेड स्थिति से असहाय और मानसिक रूप से वो अकेला महसूस करने लगी। क्यों? क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है और भाइयों के द्वारा सब बंटवारा किया जा चुका है। तो अब कोई भी उसका ख्याल रखने वाला नहीं था, जिससे उसे ससुराल में रहने का कोई कारण समझ में नहीं आया कि उसका पति उसके पास नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी है, पैसों से रिलेटेड स्थिति, मानसिक स्थिति सब कुछ खराब है। तो इसलिए वे डाकखाना होते हुए भी हरगोविंद के हाथ संदेश अपने मायके भेजना चाहती थी। इसलिए वो हरगोविंद के हाथ जो है संदेश भेजना चाहती थी कि वो लोग आएँ और उन्हें यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अब यहाँ उनका कोई नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोविंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुँचा सका? आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं कि बड़ी बहुरिया की मानसिक पीड़ा और यातना को हरगोविंद अच्छी तरह समझ रहा था। वो ये बात फील कर रहा था संवदिया जो है संदेश पहुंचाने वाला कि ये बहुत कि ये बहुत दुखी है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उसके मायके पहुंचकर वहाँ का खुशनुमा वातावरण, अब जब वो वहाँ गया तो उनके मायके का, बड़ी बहुरिया के मायके का जो वातावरण था वो बहुत खुशहाली से भरा हुआ था। आओ भगत देकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि इससे हरगोविंद को अपने गांव की इज्जत भी मिट्टी में मिलती दिख रही थी स्टूडेंट्स। की बड़ी बहुरिया गांव की इज्जत है, गांव वाले उस पर थू थू करेंगे अगर बड़ी बहुरिया वहाँ से चली जाती हैं। तो उसे लग रहा था कि फिर गांव की लक्ष्मी सदा के लिए गांव छोड़कर चली जाएगी। जो बड़ी बहुरिया है वो सदा के लिए, हमेशा के लिए गांव छोड़कर चली जाएंगी। उसकी वेदना का समाचार वे किस मुँह से सुनाएगा, यानी उनके दुख का समाचार वो खुद को सुना पाने में असक्षम महसूस कर रहा था। स्टूडेंट्स,
यहाँ से सप्रसंग वाक्य शुरू होती है जो एग्जाम में 3 मार्क्स कवर अप करती है। आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। सप्रसंग व्याख्या आपको ऐसे दे रखी होगी जिसे यहाँ दे रखी है, बड़े भैया के मरते ही जैसे सब डैश बेचारी बड़ी बहुरिया। तो जब भी आपको सप्रसंग व्याख्या दे रखी हो आप हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में भी 2 पॉइंट लिखे जाते हैं। पहला, लेख की कहानी का नाम क्या है, संवादीय है। लेखक का नाम क्या है, फणीश्वरनाथ रेणु। इसलिए स्टूडेंट्स आपको सभी निबंध के, सभी कहानियों के, सभी कविताओं के लेखक का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम लोग सभी लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। संदर्भ। अब संदर्भ में आप लोग बताते हैं कि जो लेखक है वो क्या कहना चाह रही हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, कि उनके पैसों से रिलेटेड स्थिति खराब है और पति की मृत्यु के बाद उसके भाइयों में परस्पर गृह कलेश को बताया है। यानी स्टूडेंट्स बोला गया है कि उनकी पति की मृत्यु के बाद क्या हुआ है, भाइयों में परस्पर गृह कलेश को बताया गया है कि जो उनके पति हैं और उनके पति के भाई भी वहाँ नहीं रहते हैं, उनमें बंटवारा हो चुका है और सभी लोग जा चुके हैं। तो अब वो बहुत अकेली हैं, उनका पति भी उनके साथ नहीं है। स्टूडेंट्स व्याख्या 2 मार्क्स 3 मार्क्स कवर अप करती है। स्टार्ट करते हैं समझना। बड़ी बहुरिया के पति की मौत के बाद घर की रौनक ही चली गई। तो आप याद रखेंगे, जब बड़ी बहुरिया के पति की मृत्यु हुई तो घर की रौनक भी चली गई, परिवार बिखर गया क्योंकि सारी संपत्ति का बंटवारा हो चुका था। सभी भाइयों ने आपस में कर लिया और गांव छोड़ करके भी वो चले गए। तो अब वहाँ पर उनके पति के भाई भी नहीं हैं, तो वो अकेली रह गई, बिल्कुल बंटवारा हो चुका है। बड़े बहुरिया के पास मायके जाने के अतिरिक्त और कोई स्थान भी नहीं है कि अब वो क्या करेंगी। उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, वो बथुआ साग खा करके कब तक जिएंगी। बड़े भाई की मृत्यु के बाद घर का जो हाल हुआ वो बहुत कष्टदायक था। यानी जो उनके पति थे वो सबसे बड़े भाई थे और उनके मरने के बाद घर का हाल बहुत बुरा हुआ। वे केवल एक बेचारी ही बनकर रह गई। जहाँ उनके घर में पहले नौकर चाकरों की भीड़ रहती थी, उसकी भावनाओं को किसी ने कद्र, यानी उनके इमोशंस की किसी ने भी कद्र नहीं की। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। भाव विशेषण में आप क्या लिखते हैं, भाषा विशेष में। भाषा विशेष सबसे पहले 2 मार्क्स कवर अप करता है। वेटेज जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप लोग लिखते हैं भाषा, लोक जीवन से जुड़े आंचलिक भाषा का प्रयोग किया गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स इसके अंदर पुरानी भाषा का प्रयोग किया गया है जो लोक जीवन से जुड़ी है। शब्द भंडार आप याद रखेंगे, आंचलिक शब्दों का प्रयोग है, यानी ऐसे शब्द जो इमोशन को प्रकट करते हैं, भाव को प्रकट करते हैं। यानी स्टूडेंट्स वो शब्द जिससे इसका क्या सूचित होता है, उसका अभिप्राय सूचित होता है, उसका मीनिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिदर्शक शक्ति। आगे बढ़ते हैं। गुण कैसा है, प्रसाद गुण है, गुणों से भरे हुए हैं। भाषा प्रभाव याद रखेंगे, इसके अंदर मन की पीड़ा को, दुख को, यातना को रिप्रेजेंट किया गया है। भाषा सहायक सिद्ध हुई है, यानी ऐसी भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है कि मन की पीड़ा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है, दुख रिप्रेजेंट हो रहा है। तो आप याद रखेंगे भाषा प्रवाह में आप हमेशा पॉजिटिव पॉइंट्स लिखते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं जिस पे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। संवादीय की क्या विशेषता है और गाँव वालों के मन में संवादीय का क्या अवधारणा है। तो आप लोग बताएंगे कि संवादीय की क्या विशेषता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। और गांव वालों के मन का बताना है कि वो उसके बारे में वो क्या समझते हैं। तो संवादीय की विशेषता इस प्रकार है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की लाइन को शामिल करते हैं। ऐसा करने से आंसर आई कैचिंग बन जाता है। दिए गए संवाद को जैसे ही वैसे ही बोलना पड़ता है। तो जैसे दिया गए संवाद होता है वो उसे वैसे ही उन्हीं इमोशन से, उन्हीं अनुभव से सुनाता है। संवाद के साथ भावों को भी वैसा का वैसा बताना पड़ता है। जो भाव इमोशन जुड़े होते हैं हम उसे वैसा का वैसा रिप्रेजेंट करते हैं। ये संवादीय की विशेषता है। संवाद को समय पर पहुंचाना वेरी इंपॉर्टेंट। और एक संवादीय की विशेषता है कि वो संदेश को समय पर पहुंचाएगा। संवादीय को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। जो संवादीय होते हैं संदेश भेजने वाले होते हैं, इन्हें भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। उसे संवादनाओं को
जो संवाद होते हैं उन्हें भावनाओं से यानी इमोशन से खुद को अलग रखना चाहिए। उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए यानी स्टूडेंट्स उसे रास्ते का पता होना चाहिए। संवाद को पहुंचने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है यानी एक संवादिया में पेशेंस होनी चाहिए उसके संवाद को पहुंचाने में। अब गांव वालों का पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि गांव वालों के मन में अवधारणा है कि संवादिया कैसा है, कामचोर है, निठल्ला है, पेटू आदमी है जिसके पास कोई काम नहीं होता। वे संवादिया बन जाता है यानी वो बस वो संदेश पहुंचाता रहता है, ऐसा गांव वालों का मानना है। ये औरतों के गुलाम होते हैं, ये मर्द कहलाने के लायक भी नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे डिस्कस करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई कि जब बड़ी हवेली से जब उसे पता चलता है कि मुझे बड़ी हवेली में बुलाया गया है तो उसने सोचा होगा कि मुझे संदेश लेकर जाना होगा कहीं पर। देखते हैं कि बड़ी हवेली से जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई, तो उससे यानी डाउट हुआ कि इस ज़माने में संवादिया की ज़रूरत किसे पड़ सकती है। तो उसे कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि मेरी ज़रूरत किसे पड़ सकती है, वो भी इस ज़माने में। अविषय कोई गुप्त संदेश ले जाना है तो वो सोच रहा होगा कि ज़रूर कोई ना कोई गुप्त संदेश, कोई सीक्रेट मैसेज होगा। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। तो उसे इस बात पे डाउट हुआ कि ये ऑब्वियसली यानी जाहिर ये कोई गुप्त संदेश ही होगा जिसकी खबर चांद, सूरज और पेड़ पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। स्टूडेंट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन करेंगे सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है हरगोविंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो गया। जब हरगोविंद वहाँ पहुंचा तो उसको देख कर के उसके मन में क्या फीलिंग आई जो पहले थी यहाँ पर एक टाइम में हवेली में। तो हरगोविंद ने जब बड़ी हवेली में कदम रखा तो उसे बीते समय में हवेली के ठाट बाट की याद आ गई कि एक टाइम था यहाँ पर कि बड़े भैया के रहते हुए इस हवेली की शान ही अलग थी। घर में नौकर, नौकरानियों, लोगों तथा मजदूरों की भीड़ हर समय रहा करती थी। एक टाइम था जब बड़े भैया यानी बड़ी बहुरिया के पति जिंदा थे। पहले सिर्फ बड़ी बहू के हाथ में मेहंदी लगाकर जो गांव की नाइन है वो अपना परिवार पालती थी। अब वे दिन बदल गए हैं, हवेली नाम की ही बड़ी हवेली रह गई है और यहाँ की बड़ी बहुरिया की हालत अब नौकरानियों से कम नहीं है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और उनका पति मर गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें छल आईं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संवादीय पाठ के आधार पर बताना है कि संवाद कहते वक्त जो बड़ी बहुरिया थी उनकी आंखें क्यों छला आईं। पढ़ते हैं। तो संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया का दुख आंखों के जरिए बह गया यानी वो रोने लगी। वे यहाँ बेहद परेशान थी। उनकी हालत कैसी है, अब खस्ता हालत है, अब उनके पास कुछ भी नहीं है हवेली में रहने के लिए। संवादिया के आगे उन्हें अपनी दशा व्यक्त करनी पड़ी, वो मजबूर थी क्योंकि उन्हें अपना संदेश पहुँचाना है अपने मायके। अभी तक उन्होंने अपनी दशा को उससे छुपाया हुआ था, बेसिकली अपनी सिचुएशन को बड़ी बहुरिया ने सबसे छुपा रखा था। लेकिन अब संवादिया उनकी दशा को जानता था और अपने करुणा दशा का वर्णन करते हुए यानी बड़ी बहुरिया स्टूडेंट्स अपने दुख को रिप्रेजेंट करती हुई उनकी आंखें जो है वो छलछला आईं अपनी हालत पर। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट। गाड़ी पर सवार होने के बाद संवादिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था। ऑब्वियसली जब उन्होंने बड़ी बहुरिया के संवाद को सुना था तो उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय सोचा। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, सभी क्वेश्चन दिए गए यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं कि गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन यानी बड़ी बहुरिया ने जो एक एक शब्द बोला था वो उसे कांटे के समान चुभ रहा था कि किसके भरोसे यहाँ रहूँगी। एक नौकर था, वे भी कल भाग गया। जो बताती है बड़ी बहुरिया
उस संदेशवाहक को कि मैं अब किसके भरोसे रहूं। यहाँ एक नौकर था और वो भी कल भाग गया क्योंकि उनके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। आज तक वह जितने भी संवाद लेकर गया था वो ऐसे नहीं थे, यानी उसका पहला ऐसा संवाद था जो इतना दुख भरा था। इसमें एक बेचारी बेटी अपनी माँ से सहायता के लिए पुकार रही थी, यानी स्टूडेंट्स बड़ी बहुरिया अपनी माँ से मदद के लिए पुकार रही थी क्योंकि वो हवेली में बिल्कुल अकेली रह चुकी हैं। उसकी मार्मिक दशा का यानी उनके दुख को रिप्रेजेंट किया गया है स्टूडेंट्स, उनका वर्णन किया गया है। एक एक वचन से होता था। उसके वचन संवादिया को काफ़ी दुख दे रहे थे। उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए जो ओल्ड संदेश थे अपने वो पुराने संदेशों को याद करने लगा। तो इसलिए इन सबसे छुटकारा पाने के लिए वो स्टूडेंट्स पुराने संदेशों को यानी जो ओल्ड मैसेज हुआ करते थे उनको अपने ब्रेन में लाने लगा ताकि इन सब से वो छुटकारा पाए। साथ ही उनसे एक पुराना संवादिया गीत भी याद किया। उसने एक अपना पुराना संवादिया गीत को याद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद क्यों नहीं सुना सका। वेरी इंपॉर्टेंट और आई होप आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा आंसर रीड करने से पहले कि बड़ी बहुरिया जो है वो गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा जो है वो दूसरे गांव में सुनाना उसे अपमान लगा कि ये तो हमारे गांव की लक्ष्मी है और मैं ऐसी स्थिति के बारे में बताऊंगा तो ये काफ़ी क्या होगा, बेइज्जती कर देने वाला होगा। उसे लगा कि इससे गांव की इज्जत चली जाएगी और ये सोचकर उसे बहुत शर्म आई कि उसे गांव की लक्ष्मी कि वो अपने गांव की लक्ष्मी जो है उनके इतने कष्ट को झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं बड़ी बहुरिया के लिए। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव में सहायता मांगे, ये तो गांव वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। तो संवादिया जो है वो बड़ी बहुरिया को अपने गांव की इज्जत मानता है स्टूडेंट्स, तो अतः वे बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुना सका। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट, संवादिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है, इससे क्या आशय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट्स बोला गया है कि इसका अर्थ है कि जो संवादिया है यानी जो संदेश ले जाता है, जिनका संवाद लेकर जाता है और जिसको संवाद देता है, यानी वो जिनका मैसेज लेकर जाता है और जिसको मैसेज देता है उस घर में बहुत उसकी आवभगत होती है। लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे लिए संदेश आया है, ये संवादिया है जो संदेश लेकर के आता है। अतः वे घर में मज़े से खाता है और यात्रा की थकान उतारने के लिए आराम से वो सो जाता है और लोग भी उसकी काफ़ी आवभगत करते हैं कि ये तो संदेश लेकर के आया है। तो यही उसका काम है, आप लोग याद रखेंगे। तो संवादिया होने के नाते अपनी आवभगत करवाना और विश्राम करना क्या है, उसका अधिकार है। एक तो वो संदेश को ले जाता है, दे जाता है, प्लस वैसे ही एक्सप्रेशन अनुभवों के साथ, तो ये काफ़ी बड़ी बात है वैसे एक्सप्रेशन में सुनाना संदेश को। तो उन्हें किसी के भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। तो गांव वाले कह रहे हैं कि उसे किसी के इमोशन से कोई मतलब नहीं होता कि जो संवादिया है वो डट कर खाता है और अफर कर सोता है। स्टूडेंट्स 9 क्वेश्चन दे रखा है। संवादिया पार्ट में जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प लिया। तो आप याद रखेंगे कि जब संवादिया था जो गांव से वापस लौटा, उसने बड़ी बहुरिया के आगे क्या संकल्प पेश किया। तो जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने संदेश ना कह पाने के लिए माफ़ी मांगी कि जो बड़ी बहुरिया ने उन्हें संदेश दिया था वो मायके में जाके नहीं सुना सके, और संकल्प लिया कि वे अब निठल्ला नहीं बैठेगा। बड़ी बहुरिया के लिए वो कहता है कि मैं निठल्ला नहीं बैठूंगा। बड़ी बहुरिया के लिए हर काम एक बेटे के समान करेगा, यानी वो बड़ी बहुरिया को अपनी माँ मान रहा है और खुद को बेटा। अब वे माँ के समान उसकी देखभाल करेगा और उसे सारे कष्टों से दूर रखेगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा कहानी की थीम, लेखक परिचय, जिसमें हमने जीवन परिचय समझा। इसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे और
सप्रसंग व्याख्या, जिसमें हमने प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या को समझा। आई होप आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा स्टूडेंट जिसे आप लोग ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी तरह सारे चैप्टर को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आप लोगों के सिलेबस में है चैप्टर नंबर 6 असगर वजाहत को समझेंगे, सब कुछ समझेंगे, डिस्कस करेंगे, स्टोरी की थीम, क्वेश्चन आंसर, सप्रसंग व्याख्या, लेखक जीवन परिचय, ऑलमोस्ट इन वन वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।